घाव को भरने में देरी क्यों होती है? अर्थात कोई भी घाव है उसमें हीलिंग अर्थात घाव के अंदर भरने में देरी क्यों लगती है, इसको देखते हैं। तो ये किन किन कंडीशन के अंदर हम देखेंगे भी घाव जो होता है यदि वो है तो वो देरी से भरेगा। तो सबसे पहले स्टेप है इसके अंदर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई भी एनिमल है वो ज्यादा दुबला पतला है, यानी कि कोई एनिमल जो होगा वो ज्यादा दुबला पतला होगा तो उसमें बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी होगी, मिनरल्स विटामिन्स की। तो इस प्रकार का यदि वो एनिमल है तो उसके अंदर घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। और क्या कारण हो सकते हैं, एक है इसके अंदर ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब होता है कि ऐसा जानवर जिसकी उम्र बहुत ही ज्यादा है, अर्थात जो बूढ़ा इंसान होगा या बूढ़ा एनिमल है तो उसके अंदर भी घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। एक चीज है इन्फेक्शन। यदि किसी घाव के अंदर इन्फेक्शन हो गया, जैसे मान लो बैक्टीरिया का वहां पे कंटामिनेशन हो गया, तो इन्फेक्शन यदि उस घाव के अंदर है तो वो भी घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। और क्या कारण हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि फॉरेन बॉडी, यानी कि यदि घाव के अंदर फॉरेन बॉडी है तो भी वो घाव देरी से भरेगा। या इसके अंदर डेड टिश्यू, मर्त ऊतक है उस घाव के अंदर जमा है तो वो भी घाव क्या होता है, देरी से भरता है। और एक देखते हैं यदि घाव का जो साइज है वो बड़ा घाव है, तो हमने देखा भी है कि बड़ा घाव है तो उस घाव के किनारे बहुत ही दूर दूर होंगे, तो उस घाव को भरने के अंदर क्या होता है, टाइम लगता है। तो बड़ा घाव जो होता है वो देरी से भरता है। और इसके अंदर यदि कारणों की बात करें, विटामिन सी और विटामिन के, इसकी यदि डेफिशिएंसी है उस एनिमल के अंदर तो भी वो घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। और एक चीज है कि घाव का हिलना डुलना, घाव का हिलना डुलना, यानी कि जैसे हम ज्यादातर देखते हैं कि एनिमल के यदि जोड़ों पे यदि कोई घाव होता है तो यदि हमने उसका हिलना डुलना रोका नहीं, मान लो जॉइंट्स पे है तो जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट की वजह से उस घाव के अंदर यदि मूवमेंट होता है तो वो घाव क्या होता है, देरी से भरेगा। अर्थात घाव के अंदर क्या होना चाहिए, फिक्सेशन होना चाहिए, इमोबिलाइजेशन होना चाहिए। अर्थात यदि घाव स्थिर रहेगा, एक जगह पर फिक्स करके रखेंगे तो वो घाव क्या होगा, जल्दी भरेगा। यदि हिलना डुलना उसका ज्यादा है तो वो घाव देरी से भरेगा। यदि केमिकल ट्रॉमा है, केमिकल ट्रॉमा का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि यदि घाव के अंदर ग्रेनुलेटिंग टिश्यू के द्वारा यदि उसकी हीलिंग हो रही है, या कोई भी घाव के अंदर हमने इरिटेंट सॉल्यूशन लगा देते हैं या कोई केमिकल लगाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी घाव क्या होता है, देरी से भरता है। और क्या कारण है इसमें देखा जाए तो एक होता है डिहाइड्रेशन। अब यदि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, उस बॉडी के अंदर पानी की कमी है या डिहाइड्रेटेड एनिमल है तो उस कंडीशन में भी घाव क्या होता है, देरी से भरता है। या इसके अंदर अडीमा की बात करते हैं, अडीमा की कंडीशन है उस पशु के अंदर तो भी घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। या उसके अंदर हीमेटोमा बन गया है तो हीमेटोमा वाली कंडीशन के अंदर भी घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये कारण है जो जिसके अंदर घाव जो होता है देरी से भरता है। उम्र का इसके अंदर है, उम्र बढ़ेगी तो घाव देरी से भरेगा। माल न्यूट्रिशन, दुबला पतला है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है इसके अंदर। इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह यदि वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसमें घाव देरी से भरेगा। फॉरेन बॉडी हो सकती है, डेड टिश्यू हो सकता है, हीमेटोमा हो सकता है। यदि अडीमा है वहाँ पे तो भी कंडीशन में घाव देरी से भरता है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, केमिकल ट्रॉमा अर्थात कोई इरिटेंट सॉल्यूशन उस घाव पे लगा रहे हैं तो वो घाव देरी से भरेगा। बड़ा घाव है तो बड़ा घाव भी क्या होगा, देरी से भरेगा। घाव के किनारे बहुत दूर दूर हैं, इसमें वुंड के अंदर गैपिंग ज्यादा है, बहुत सारे टिश्यू का लॉस हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर घाव जो होता है वो देरी से भरता है। एक है इसके अंदर ब्लड सप्लाई। यदि उस घाव के अंदर ब्लड की जो सप्लाई है यानी कि खून की जो सप्लाई है वो अच्छी नहीं है घाव के अंदर
तो वो घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। तो इस कंडीशन के अंदर यदि ये कंडीशंस आती है तो उसमें घाव को भरने में देरी लगती है। तो हम हीलिंग की बात करते हैं, तो इसमें देखो मसल्स, फेशिया और स्किन। यदि घाव के अंदर बात करें कि मसल, स्किन, फेशिया में यदि घाव है तो उसमें स्किन की जो हीलिंग होती है वो फास्ट होती है, यानी कि स्किन के अंदर जो हीलिंग होती है वो सबसे जल्दी होगी इन दोनों की तुलना के अंदर। तो इसी प्रकार से म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये कहां पे हो सकती है, जैसे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर हो सकती है, कंजक्टाइवा में हो सकती है या वेजाइना में हो सकती है। तो इनमें क्या होती है, अंदर म्यूकस झिल्ली होती है। तो म्यूकस झिल्ली की जो हीलिंग होती है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। तो ये सबसे ज्यादा फास्ट हीलिंग जो होती है वो म्यूकस झिल्ली की होती है। और एक आती है इसमें नर्व। मान लो कोई जख्म या घाव बना है, वो नर्व तक चला गया है, और नर्व की यदि बात करें तो इसमें जो हीलिंग जो होती है वो सबसे स्लो होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पार्ट के अंदर हीलिंग सबसे फास्ट होती है, तो यदि मसल्स, फेसिया और स्किन की बात करते हैं तो इसमें स्किन की सबसे फास्ट होती है। और यदि म्यूकस झिल्ली की बात करें, जैसे माउथ की, कंजक्टिवा, वजाइना में म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसकी सबसे फास्ट होगी। यदि इन चारों के अंदर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो फास्ट हीलिंग होती है तो उसमें म्यूकस झिल्ली की आएगी, क्योंकि जैसे ऑप्शन आते हैं मसल्स में, फेसिया में, स्किन में या म्यूकस झिल्ली में, तो सबसे फास्ट किस में होगी, म्यूकस झिल्ली के अंदर हीलिंग होती है। और नर्व की बात करें तो नर्व के अंदर सबसे स्लो होती है, क्योंकि नर्व की जो चोट होती है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसमें चोट कितनी गहरी लगी है, कितनी सीमा तक लगी है। तो कई बार कंडीशन ये भी होती है कि नर्व पर यदि चोट लग गई तो कुछ चांस में तो हो सकता है कि वो, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है भी वो ठीक हो जाए, लेकिन कई बार इतनी गहरी चोट होती है तो वो नर्व सेल ही नष्ट हो जाती है, दोबारा से उसमें रिपेयर नहीं होती। तो इसलिए नर्व की जो चोट है या नर्व का जो वुंड की हीलिंग होगी वो सबसे स्लो होगी, सबसे फास्ट म्यूकस झिल्ली के अंदर होती है। और यदि मसल्स, फेसिया, स्किन के अंदर बात करते हैं तो स्किन के अंदर फास्ट होगी। देखो अब हम देखते हैं कि घाव का इलाज कैसे करते हैं। घाव का इलाज यानी कि किसी एनिमल के यदि कोई वुंड हो गया है, घाव हो गया, तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था घाव दो प्रकार के, एक था क्लोज्ड वुंड। क्लोज्ड का मतलब बंद घाव। अब बंद घाव के अंदर हमने देखा था, एक इसके अंदर आता है कंट्यूजन, ब्रूसेस और हिमेटोमा। अब देखो ये तीनों ही जो घाव थे, इसके अंदर क्या था कि जो स्किन की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती, लेकिन अंदर का जो सबक्यूटेनियस टिश्यू इसमें डैमेज हो रहे थे। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, देखो इलाज के तौर पर, तो इसमें हिमेटोमा को छोड़कर ये जो दो वुंड हैं, कंट्यूजन और ब्रूसेज हैं, जो बंद घाव हैं, तो इनका इलाज हम करने के लिए क्या करते हैं, एक तो आता है कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है वहां पे क्या करेंगे, हम ठंडी मसाज करेंगे। तो ठंडी मसाज का मतलब क्या होता है कि जब ठंडी मसाज हम करते हैं तो नीचे का जो टिश्यू डैमेज हुआ है तो वो पार्ट कैसा है, गर्म महसूस हो रहा है, और साथ में जैसे ब्लीडिंग हो रही है वहां पे, तो वो भी चेक हो जाएगी। तो कोल्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और एक होता है इसके अंदर एस्ट्रीजेंट एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन भी क्या करती है काम कि एक तो वहां का जो टिश्यू है उसको क्या कर देती है, संकुचित कर देती है, और साथ में जो वहां पे ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को भी ये क्या करती है, चेक करती है, अर्थात ब्लड स्राव को या कोई भी तरल पदार्थ के स्राव को क्या कर देते हैं, एस्ट्रीजेंट एप्लीकेशन रोक देती है। तो इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं बंद घाव के इलाज के अंदर, एक तो कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ठंडी मसाज करते हैं, और एक एस्ट्रीजेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो ये दो चीजों से हम इसका इलाज करते हैं।
अब देखो हेमेटोमा है, ये हमने अलग से डिटेल से पढ़ ही लिया। तो हेमेटोमा का जो इलाज होता है वो सर्जरी से ही संभव होता है। सर्जरी के द्वारा इसके अंदर हम सीधा या पूरी लंबाई के अंदर एस शेप चीरा लगाकर उसमें जितना भी जो ब्लड मिक्स इसमें फ्लूइड भरा होता है उसको निकाल देते हैं। तो ये तो हो गया बंद घाव का इलाज। अब हम देखते हैं कि जो खुला घाव होता है उसका इलाज कैसे करते हैं। खुला घाव, तो खुले घाव के अंदर हम यदि देखें कि मान लो कोई भी घाव है वो यदि फ्रेश है या क्लीन है, इसका मतलब ये है कि वहां पे इन्फेक्शन नहीं है। तो साफ सुथरा घाव है, फ्रेश है, क्लीन है, कोई प्रकार का उसमें इन्फेक्शन नहीं है, या हम कह सकते हैं कि जैसे कि सर्जिकल वुंड होता है, यानी कि सर्जिकल वुंड को हम कौन सा घाव कहते हैं, एसेप्टिक। अब एसेप्टिक घाव है तो उस कंडीशन के अंदर तो हम क्या करते हैं, तो एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है कि कोई भी एसेप्टिक घाव है या फ्रेश घाव है तो उस पे हमारे को नॉन इरिटेंट जो सॉल्यूशन आते हैं उनको यूज नहीं करना। तो इसमें सिर्फ हम जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पोविडीन, आयोडीन यानी कि जो बीटाडीन है उस सॉल्यूशन से उस जो घाव को हम क्लीन करते हैं, अर्थात उससे उसकी ड्रेसिंग करते रहते हैं। और यदि वो घाव फ्रेश है, किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, एक प्रकार का एसेप्टिक घाव है, तो उसके अंदर हम सूचरिंग कर देते हैं। अब यदि सूचरिंग कर दी तो हमने देखा था कि उसमें घाव की जो हीलिंग है, घाव जो होगा वो जल्दी भर जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई फ्रेश घाव होता है तो उसके अंदर हम सूचरिंग के द्वारा और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करके उसकी ड्रेसिंग करके उस घाव को ठीक कर सकते हैं। और एक चीज है इसके अंदर, जो भी खुला घाव है, खुला घाव होता है तो उसके अंदर देखो एक पहला स्टेप जो होता है वो होता है ब्लीडिंग को रोकना। यानी कि कोई भी जख्म है, कोई एक्सीडेंटल हो गया है तो वहां पे यदि घाव होता है तो उसके अंदर पहले स्टेप के अंदर तो हमारा जो काम रहता है वो ब्लीडिंग को रोकना, खून को रोका जाता है सबसे पहले। और फिर इसके अंदर एक चीज समझते हैं कि मान लो ये 3 प्रकार के बूंद बने हुए हैं इसमें। तो पहला बूंद जो है वो कौन सा है इसके अंदर, एसेप्टिक। एसेप्टिक जो जानते ही हैं कि सर्जरी के द्वारा जो हम घाव करते हैं, एसेप्सिस कंडीशन में किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होता, एसेप्टिक। दूसरा घाव होता है कंटामिनेटेड घाव, और ये होता है इसके अंदर इन्फेक्टेड या इसको हम बोल सकते हैं सेप्टिक घाव। तो अब देखो जो हम सर्जरी से घाव बनाते हैं तो सर्जरी की कंडीशन के अंदर जो घाव बनेगा तो उसमें हम जानते हैं कि सारी की सारी चीजें एसेप्सिस तरीके से की जाती है, अर्थात माइक्रोब सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल मुक्त होती है, किसी प्रकार का कोई भी कंटामिनेशन इसमें नहीं होता। तो ये वाला यदि घाव है, इस घाव को यदि 6 से 8 घंटे बीत जाएं, यानी कि इस घाव का हमने इलाज नहीं किया, इसको 6 से 8 घंटे तक सर्जरी से भी घाव करके उसको छोड़ दिया, तो 6 से 8 घंटे में वो घाव किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंटामिनेटेड घाव के अंदर। कंटामिनेटेड का मतलब ही क्या है कि 6 से 8 घंटे के अंदर वहां पे बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स का वहां पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। और यदि वो वाला कंटामिनेटेड वाला घाव है उसको 6 से 8 घंटे आगे और टाइम लग गया तो वो घाव किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फेक्टेड या सेप्टिक घाव के अंदर। यानी कि इस घाव के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया की जो संख्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाती है इस घाव के अंदर। और बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, अपना टॉक्सिन बनाते हैं, और टॉक्सिन की वजह से वहां पे टॉक्सेमिया कंडीशन बनती है। तो ये घाव कौन सा हो जाता है, इन्फेक्टेड या सेप्टिक घाव। हम देखो हमने देखा था 2 प्रकार के घाव थे, जैसे एक तो हमने देखा था एसेप्टिक घाव। एसेप्टिक घाव था, ये तो कौन सा घाव था, जो सर्जरी के द्वारा बनाया गया घाव था। तो इसमें बिल्कुल कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं थे, तो इसके अंदर सिर्फ हमने क्या कर दिया,
एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वहां पे ड्रेसिंग करते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सूचरिंग कर सकते हैं, जिससे घाव अपना देरी से अपने जल्दी जल्दी भर जाएगा। अब देखते हैं कि जो घाव सेप्टिक है या कंटामिनेटेड है, या तो सेप्टिक है या कंटामिनेटेड घाव है, इसका इलाज हम कैसे करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप यही है कि इस सेप्टिक या कंटामिनेटेड घाव को किसके अंदर बदलें, अपने एसेप्टिक घाव के अंदर। तो ऐसा करने के लिए हम क्या क्या स्टेप हमारे को करने पड़ेंगे, तो ये चीज हम इसमें देखते हैं। तो देखो, कोई भी ओपन वुंड है यानी कि खुला घाव है, जैसे सेप्टिक और कंटामिनेटेड घाव है, तो कई बार हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप अपने को यहाँ पे क्या करना होता है, ब्लीडिंग को रोकना है। यानी यदि उसका खून बह रहा है, किसी जानवर के अंदर चोट लगी है, घाव बन गया है और वहां से ब्लीडिंग हो रही है भयंकर, तो उस ब्लीडिंग को रोकना। तो इसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स होती है, जो भी खून की नाड़ियां फटी है, उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। लाइगेट करने का मतलब होता है उनको सूचर मटेरियल या धागा जो होता है उससे उनको बांधना। यानी कि ब्लड वेसल को लाइगेट करके सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना। तो ये हो गया इसका पहला स्टेप। यदि दूसरे स्टेप की बात करें, तो दूसरे स्टेप के अंदर इसमें क्या करते हैं कि इस घाव के अंदर, यहां भी बॉडी के किसी भाग के अंदर ये बड़ा घाव बना हुआ है, तो इसके अंदर दूसरे स्टेप में हम करते हैं साइट को तैयार। साइट तैयार करने का मकसद यही है कि जैसे घाव बना हुआ है तो उसके चारों ओर बॉडी के अंदर हेयर्स वगैरह होंगे। यदि हम उस घाव के अंदर वहीं ड्रेसिंग करते रहेंगे तो उसके अंदर घाव से निकला हुआ इन्फेक्शन है वो साइडों के साथ चिपका रहेगा और वापस ये इन्फेक्शन कंटामिनेशन इसमें होता रहेगा। तो साइट तैयार करने के लिए सबसे पहले वही चीज है, इसके अंदर बालों की क्लिपिंग की जाती है। बालों को काट लेते हैं सीजर से। क्लिपिंग के बाद फिर हम इसके अंदर शेविंग करते हैं और शेविंग के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग के बाद हम करते हैं इसके अंदर पेंटिंग। ठीक है, तो ये साइट तैयार करने के, यानी कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सीजर से बालों को काट लिया, क्लिपिंग कहलाएगी। फिर शेविंग ब्लेड से बालों को शेविंग कर लेते हैं और स्क्रबिंग, साबुन का अच्छी तरह से घोल बना के उस घाव को अपने क्या कर लेंगे, धो लेंगे। उसके बाद पेंटिंग, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेप हो गए। अब इस घाव के अंदर हमारे को ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले इस घाव के अंदर पहले स्टेप में हमने ब्लीडिंग को रोका। दूसरे स्टेप के अंदर हमने साइट तैयार करने के बाद फिर इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी डेड टिश्यू है, यानी डेड टिश्यू यदि उस घाव के अंदर मौजूद है तो हीलिंग क्या होगी, देरी से होगी। डेड टिश्यू हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है, पस हो सकती है, यानी कि किसी भी प्रकार की डेब्रीज है इसके अंदर उस घाव में से हटा देंगे। तो हटाने के बाद ये घाव कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेने से पहले इसके अंदर क्या करते हैं, इसको पानी से, नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। यानी कि जो नॉर्मल टेप वाटर आता है, नॉर्मल पानी से वॉश करवा सकते हैं इसको, नॉर्मल सलाइन से वॉश करवा सकते हैं, या नॉर्मल सलाइन प्लस जो बिटाडीन है उसका सॉल्यूशन तैयार करवा के उससे भी इस घाव को क्या करवाते हैं, अच्छी तरह से क्लीन करवाते हैं। और इन प्रकार के कोई भी जख्म या घाव जो होते हैं उनके अंदर हम स्ट्रॉन्ग पीपी का यूज नहीं करते। स्ट्रॉन्ग पीपी जो है, या तो स्ट्रॉन्ग पीपी सॉल्यूशन अपने बना लेते हैं, गाढ़ा सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, तो बहुत ज्यादा इरिटेंट होता है। यदि उस घाव को हम अप्लाई करेंगे तो वो घाव ठीक होने वाला है, तो इस घाव के अंदर जो हीलिंग हो रही है उस सारे चीज को क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि ग्रेनुलेशन टिश्यू से हीलिंग हो रही है तो उसको खत्म कर देगा, तो इसमें घाव के अंदर हीलिंग स्लो हो जाएगी, अर्थात बहुत देरी से होगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग पीपी सॉल्यूशन नहीं लेना, डायरेक्ट हमारे को इसके क्रिस्टल नहीं लेने। तो कई लोग होते हैं डायरेक्ट पीपी क्रिस्टल है उस पर डाल देते हैं, तो वो घाव जो होता है वो भरता नहीं है, यानी कि घाव उसमें बहुत देरी से भरेगा। तो इसमें एक हमारे को स्ट्रॉन्ग पीपी सॉल्यूशन ही यूज करना है, या डायरेक्ट पीपी के क्रिस्टल्स यूज नहीं करने हैं। और एक इरिटेंट सॉल्यूशन जैसे टिंचर आयोडीन, ये भी इरिटेंट सॉल्यूशन है, ये भी लगाएंगे
तो ये घाव के अंदर जो हीलिंग के अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है उसको नष्ट कर देगा और हीलिंग क्या होगी, देरी से होगी। तो इन चीज़ों का हम इसके अंदर यूज नहीं करते। एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, इनको वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से घाव को, फिर जो भी डेड टिश्यू, फॉरेन बॉडी या पस वगैरह है, डेब्रीज है, उसको सभी चीज़ को अपने हटा देते हैं। और एक इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हम ज़्यादातर कई बार घाव को साफ करते वक्त कॉटन का यूज करते हैं, तो इस कॉटन को यूज नहीं करते, क्योंकि इससे पीछे मकसद ये है कि कॉटन से यदि हम इस घाव को साफ करेंगे तो इसके जो रोए हैं उस घाव या जख्म पे चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो एक फॉरेन बॉडी का काम करेंगे, तो जिससे क्या होगी, यहाँ पे पस फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो इसलिए यदि हम इसको अंदर से साफ करेंगे तो इसमें सिर्फ हमारे को बैंडेज का यूज करना है, बैंडेज अर्थात पट्टी का यूज करना है। पट्टी की गोज तैयार करके उससे इस जख्म को या घाव को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो इन बातों का हमारे को इसमें ध्यान करते हैं। जैसे ये चीज हम प्रॉपर क्लीन करते रहेंगे तो ये सेप्टिक और कंटामिनेटेड घाव किसमें बदल जाएगा, एसेप्टिक घाव में बदल जाएगा, और जिससे हमारी हीलिंग जो होती है वो फास्ट हो जाएगी। जैसे एसेप्टिक घाव के अंदर कन्वर्ट होता है, अर्थात हम जानते हैं कि यहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम इसमें सूचरिंग करके भी घाव की जो हीलिंग है अर्थात घाव के भरने की कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। एक इसमें हम देखते हैं कि यदि घाव जो है वो काफी पुराना हो चुका है, अब पुराना घाव हो चुका है तो उसके अंदर पस भी बन जाएगी या उसमें हो सकता है फॉरेन बॉडी है, तो इस प्रकार का जो घाव है इसके अंदर कभी भी हम सूचरिंग नहीं करते। सूचरिंग नहीं करेंगे यानी कि टांके इस पे हम इसके अंदर नहीं लगाते। तो इसका मकसद यही है कि यदि उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो रहा है, घाव पुराना है, इन्फेक्टेड घाव है, तो उस पे यदि हमने टांके लगा दिए तो वो इन्फेक्शन अंदर हम उसको क्लोज कर देंगे, तो वो इन्फेक्शन अंदर बना रहेगा, बाद में ये एब्सेस बन जाएगी। तो इसलिए कभी भी पुराने घाव के अंदर जिसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, फॉरेन बॉडी है या डेड टिश्यू है काफी, और उसको यदि हम बंद कर रहे हैं, यानी कि जब तक वो घाव सेप्टिक से एसेप्टिक घाव में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक हम उसके अंदर सूचरिंग नहीं कर सकते। यानी कि खुले घाव के अंदर ही हम इसमें डेली ड्रेसिंग करते रहेंगे, और ड्रेसिंग हम नॉर्मल सॉल्यूशन जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, पोविडीन, आयोडीन, इसका यूज कर सकते हैं। लाइट पीपी सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं यदि कंसंट्रेट का नहीं करना है, क्योंकि वो इरिटेंट का काम करेगा, इस ग्रेनुलेशन टिश्यू है जो है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। हीलिंग क्या होगी, देरी से होगी। और अब हम इसमें एक चीज और ध्यान रखते हैं कि यदि इस घाव के अंदर हमने देखा था कंटामिनेटेड घाव या सेप्टिक घाव है, तो साथ में हम इसके अंदर एंटीबायोटिक का कोर्स भी देते हैं, और एंटीबायोटिक के तौर पर यहाँ पे हम डीसीआर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, और डीसीआर इंजेक्शन के अंदर आता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन इंजेक्शन का यूज करके, क्योंकि बैक्टीरियल का कंटामिनेशन होगा, तो उसको कम करने के लिए, घाव की हीलिंग को बढ़ाने के लिए हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम 4 से 5 दिन तक दे सकते हैं। और साथ में घाव वाले एरिया के अंदर हम जानते हैं कि वहाँ पे स्वेलिंग भी आएगी, पेन भी होगा एनिमल के, फीवर भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में साथ में क्या लगाते हैं, नेसिड। और नेसिड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, तो इसके अंदर हम कोई भी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, मेलॉक्सिकैम, पैरासीटामोल, ब्रूफेन या डाइक्लोफेनेक सोडियम वगैरह। तो ये चीज़ें इंजेक्शन हम नेसिड के रूप में भी 4 से 5 दिन देते हैं। और साथ में हम जानते हैं कि कुछ विटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी से भी घाव में हीलिंग क्या होती है, देरी से होती है, तो साथ में हम मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दे सकते हैं, वो भी हीलिंग के प्रोसेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हम कोई भी प्रकार का यदि घाव है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखो, घाव के इलाज में एक होता है वुंड ड्रेनेज। देखो, वुंड ड्रेनेज क्या होता है कि हमने एक घाव पढ़ा था पंचर्ड वुंड, पंचर्ड वुंड या पंचर्ड घाव हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने इसमें यही देखा था कि इसके अंदर घाव की जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, बाहर से छोटी होती है, और कैसी होती है, गहरी होती है। ठीक है, मान लो ये एनिमल की बॉडी है और उसके अंदर किसी भी नुकीली चीज से घाव हो गया। अब नुकीली चीज से जब घाव होगा तो बाहर तो ओपनिंग इसकी छोटी होगी और कैसी होगी, ये गहरी होगी। तो इस कंडीशन में इस प्रकार का यदि घाव होता है तो उसका इलाज कैसे करते हैं, तो इस घाव का इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं
कि हमने देखा था कि ओपनिंग छोटी है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई प्रकार का इन्फेक्शन है इसमें चला गया, तो अब हम इसको अंदर से प्रॉपर वे के अंदर इसका ड्रेनेज नहीं हो पाता, जो अंदर जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, इसके अंदर इन्फेक्टेड मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस प्रकार का घाव है तो इसके ऊपर हम क्रिस क्रॉस चीरा लगा के इस ओपनिंग को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेंगे तो आसानी से हमारी जो मेडिसिन है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, इस घाव को आसानी से साफ कर सकते हैं और प्रॉपर वे में जितना भी इसमें इन्फेक्टेड मटेरियल है डस्ट पार्टिकल के रूप में, इन्फेक्शन के रूप में, तो वो आसानी से क्लीन हो जाएगा और घाव की हीलिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट को वुंड ड्रेनेज का सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जहां ओपनिंग छोटी होती है उस पर बड़ा क्रिस क्रॉस चीरा लगा के इस घाव की ओपनिंग को चौड़ा कर लेते हैं और ताकि अंदर से सफाई अच्छे तरीके से इसकी हो जाए। और एक हम इसमें केस देखते हैं, इसमें होता है एक काउंटर ओपनिंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, काउंटर ओपनिंग किस प्रकार के केस में की जाती है, तो ये ज्यादातर हम कैमल में देखते हैं। कैमल में एक केस होता है सैडल गाल। सैडल गाल का केस होता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो कैमल है, कैमल की जो बैक साइड वाला पार्ट होता है, तो इस सीट की वजह से ये बार बार उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बार कंट्यूजन वुंड बनेगा और बाद में यहाँ पे क्या बनता है, पस फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब जैसे यहाँ पे पस बनेगी तो अब क्या करते हैं हम, यदि उसमें पस बन गई है और वो पस क्या होती है, गहरी डीप वुंड चला गया उसका, तो बाहर से हम ऐसे उसको प्रॉपर वे के अंदर क्लीन नहीं कर पाते, यानी कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम होता नहीं है ताकि वो इन्फेक्शन इसमें अंदर ही बना रहता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि मान लो बाहर से ये जख्म है तो यहाँ से प्रॉपर वे में यहाँ नहीं पहुंच रहे, तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक छोटा चीरा यहाँ भी लगा देते हैं, एक काउंटर ओपनिंग बना लेते हैं ताकि इधर से कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इसमें डालते हैं और जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है वो दूसरी ओपनिंग से इसके अंदर निकलता रहे। तो इस चीज को बोलते हैं काउंटर ओपनिंग। तो काउंटर ओपनिंग का केस ज्यादातर हम सैडल गाल वाले में करते हैं। तो ये कैमल के अंदर एक केस होता है, तो जिसके अंदर सैडल गाल वाला जो वुंड बना है इसमें पस भर गई है और वो पस हम एक साइड से इसको नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए एक दूसरी जगह चीरा लगाकर एक काउंटर ओपनिंग बना लेते हैं। तो ये ओपनिंग आर पार हो जाती है, यानी इधर से यदि मेडिसिन या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो इधर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस वुंड की हम ड्रेसिंग करते हैं। तो ये कंडीशन काउंटर ओपनिंग के द्वारा करते हैं। तो ये होता है इसमें वुंड ड्रेनेज सिस्टम का। हम इसमें देखेंगे कि यदि हॉर्स के अंदर, घोड़ों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चोट लग गई और चोट लगने से वुंड बन गया उसमें, तो घोड़े क्या होते हैं, टिटनस के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अर्थात इसमें टिटनस की होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए घोड़ों के अंदर हमारे को एंटी टिटनस इंजेक्शन है, यानी कि टीटी का जो इंजेक्शन है वो अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि टिटनस की संभावना घोड़ों के अंदर यदि किसी प्रकार का वुंड होता है तो वो बनी रहती है। तो इसमें हम टीटी का इंजेक्शन इसमें जरूर लगाते हैं। तो 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट टीटी का इंजेक्शन इसमें घोड़ों के अंदर लगाया जाता है। एक देखो वुंड के इलाज के अंदर इमोबिलाइजेशन ऑफ वुंड एरिया। इमोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि घाव यदि मान लो जोड़ों पे हो जाता है तो वो जोड़ जो होते हैं वो ज़्यादा हिलते डुलते हैं और उस जोड़ वाली जगह पे यदि वो जख्म है या घाव है तो उसके अंदर हीलिंग क्या होती है, बहुत ही देरी से होती है। तो इमोबिलाइजेशन ऑफ वुंड को हम कैसे करते हैं कि ज़्यादातर जैसे हम देखते हैं कि जोड़ वाला हिस्सा होता है, मान लो ये कोई एनिमल का नी जॉइंट है आगे वाले पैर में और यहाँ पे कोई वुंड बन गया। अब हम जानते हैं कि जो वुंड की हीलिंग है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा होती है। तो इसमें क्या होता है कि यदि यहाँ पे कोई प्रकार का वुंड इसमें बनता है
तो यहाँ वुंड बनेगा तो यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या करता है, ग्रोथ करता है और उस घाव की क्या होती है, हीलिंग होती है। यानी कि यदि वो जोड़ बार बार मूवमेंट करेगा, हिलेगा, तो ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो बाहर की ओर क्या होता है, उभरने लगता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्राउड फ्लैश कहते हैं, प्राउड फ्लैश। तो ये प्राउड फ्लैश, ज़्यादातर ये कंडीशन हम हॉर्सेस के अंदर देखते हैं कि ग्रेनुलेशन टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो जाती है, ज़्यादा ग्रोथ होने से स्किन वाले हिस्से से भी बाहर की ओर उभर जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये स्किन की जो लेयर है इसके ऊपर नहीं आ पाती। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, इमोबिलाइजेशन, अर्थात इस जॉइंट को फिक्स करना पड़ता है। यदि ये जॉइंट फिक्स नहीं होगा, मूवमेंट होता रहेगा, तो ये घाव हमारा भरेगा नहीं। तो ये कंडीशन किस में होती है, प्राउड फ्लैश की, ज़्यादातर हॉर्सेस के अंदर मिलती है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि ये प्राउड फ्लैश का जो बड़ा हुआ भाग है, स्किन वाले हिस्से से बाहर आ गया ज़्यादा, तो उस कंडीशन को या तो हम इसको बीपी ब्लेड से काट के हटा देते हैं, या इसमें हम यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इस ग्रेनुलेशन टिश्यू के ऊपर बाहर वाले भाग पर लगा देते हैं और टाइट पट्टी करते हैं, जिससे ये उभरा हुआ प्राउड फ्लैश या ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो नीचे दब जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, और ताकि उसकी स्किन वाली जो लेयर है उसको, जो वुंड एरिया को कवर कर जाए। तो इस प्रकार की कंडीशन हम कॉपर सल्फेट से या उसको बीपी ब्लेड से काट देते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादा किस में होती है, हॉर्सेस के अंदर है, और इसमें जॉइंट वाले भाग के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती है। और जॉइंट वाले भाग पर इसलिए कोई भी यदि वुंड बनता है तो उसमें हीलिंग जो होती है वो देरी से होती है। देखो अब देखते हैं हम डॉग बाइट वुंड। डॉग बाइट घाव जो है इसका हम इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रेबीज रोग है, रेबीज बीमारी है, वो किससे होती है। तो रेबीज रोग रैबिड डॉग से भी हो सकता है, लोमड़ी, चमगादड़, वैम्पायर आदि से फैल सकता है। यानी कि रेबीज जो बीमारी होती है वो रैबिड डॉग, लोमड़ी, चमगादड़, वैम्पायर किसी के भी काटने से हो सकता है। तो इसमें हम डॉग बाइट वुंड पढ़ रहे हैं तो डॉग के केस को लेके चलते हैं। मान लो कोई रैबिड डॉग है, उसने किसी एनिमल को काट लिया, और एनिमल को काटेगा तो वहां पे एक घाव बनेगा, और उस घाव को हम क्या कह देते हैं, डॉग बाइट वुंड। अब रेबीज की बीमारी क्या होती है कि जैसे डॉग या कुत्ता कोई काटता है तो उसकी जो सलाइवा होती है, उसकी सलाइवा के अंदर एक वायरस होता है, और वायरस को हम बोलते हैं लाइसा वायरस। और ये लाइसा वायरस उस वुंड पे, जैसे एनिमल को काटा है, जहाँ घाव बना है, तो वहाँ अपनी सलाइवा को छोड़ेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। तो उसको, घाव को हम, नॉर्मल जो घाव है उसको डॉग बाइट वुंड बोलेंगे। यदि वो रैबिड से है तो वो उसमें हो सकता है कि उसकी सलाइवा के अंदर यदि वायरस होगा, वो रैबिड है तो वो इस वुंड के अंदर भी जाएगा, तो उस एनिमल के अंदर भी रेबीज डिजीज होने की संभावना रहती है, क्योंकि यह एक जूनोटिक बीमारी है। तो मेनली हमारा जो मकसद है कि यदि कोई डॉग ने किसी एनिमल को काटा है और वहाँ पे वुंड या घाव बन गया है तो उसका इलाज कैसे करते हैं। तो इलाज के अंदर हम देखते हैं कैसे करेंगे इसका इलाज। तो इलाज के अंदर जैसे ही किसी डॉग ने किसी एनिमल को बाइट कर दी, घाव बना दिया, तो सबसे पहले स्टेप के अंदर उसको साबुन से अच्छे तरीके से वॉश करना है, अच्छे तरीके से उसको धोना है। और धोने से पहले जो वेट्स इसको साफ कर रहा है जख्म को, तो अच्छे तरीके से वो कवर्ड होना चाहिए, ग्लव्स वगैरह पहन के इसको हैंडल करना चाहिए इस केस को। तो साबुन से अच्छे तरीके से लगातार इसको साफ करते हैं, और जितने भी वायरस है इसके अंदर
वो साबुन के घोल से लगभग नष्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो जख्म है डॉग बाइट का वो कितना गहरा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो सबसे पहले साबुन वाले स्टेप के अंदर हमने फॉलो किया, उसको अच्छे तरह से नॉर्मल पानी से साबुन का घोल बनाकर धो लिया, और उसके बाद हम इसमें नॉर्मल सैलाइन NS और साथ में हम पोविडीन आयोडीन यानी कि बीटाडीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भी उस घाव को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से साफ करते हैं। जितने भी इसके अंदर चांस हैं वायरस के या कोई इन्फेक्टेड है पार्ट है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से लगातार इसको साफ करेंगे। और साफ करने के बाद अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि डॉग बाइट वुंड के अंदर हम सूचरिंग नहीं करते, यानी कि टांके नहीं लगाते। सूचरिंग इसके अंदर देखो क्यों नहीं करते, क्योंकि सूचरिंग यदि इसमें अंदर कर दिया, क्योंकि अंदर वायरस इसमें इंटर कर गया और उस पर से हमने इस जख्म को बंद कर दिया, क्योंकि यदि ये घाव खुला रहेगा तो उसके वायरस के बाहर निकलने के चांस रहेंगे, क्योंकि डेली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नॉर्मल सलाइन से वॉश करेंगे तो वायरस शेड आउट होता रहेगा इसके अंदर। लेकिन सूचरिंग से उसको क्लोज कर दिया तो इसके अंदर फिर वायरस इसके अंदर क्लोज हो जाएगा और रेबीज होने का चांस बना रहेगा। तो इसमें सूचरिंग नहीं करते। और बाई चांस कई बार एनिमल को बहुत ज़्यादा चीरा फाड़ी हो जाती है बहुत जगह पे और बड़े वुंड हो गए, तो सूचरिंग की नौबत आ भी जाए तो उस जख्म को हम पूरा क्लोज नहीं करते। हाँ, यदि बड़ा जख्म है उनको थोड़ा बहुत सूचरिंग करके बंद कर लेते हैं, लेकिन पूरा क्लोज नहीं करेंगे। तो वैसे हम पूछा जाए तो डॉग बाइट वुंड के अंदर हम सूचरिंग नहीं करते। तो ये स्टेप इसके अंदर हम लगातार फॉलो करते हैं इसके अंदर। और एक चीज का इसके अंदर और खास ध्यान रखते हैं कि मान लो कोई रैबिट डॉग ने इसको काट दिया, यदि डेथ 10 दिन के अंदर हो जाती है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि उस डॉग को रेबिड है, रेबीज की बीमारी है। तो इसके लिए हमारे को अवश्य इसके अंदर पोस्ट बाइट रेबीज का जो वैक्सीनेशन होता है वो हमारे को जरूर इसके अंदर करवाना है। तो पोस्ट बाइट जो रेबीज का वैक्सीनेशन होता है वो नॉर्मली पहला वैक्सीन 0 डे पे, फिर 3 डेज पे, फिर 7 पे, फिर 14 डेज पर, और फिर 28 डेज पे, और फिर 60 डेज पे, और फिर 90 डेज पे। तो ये पूरा शेड्यूल होता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वुंड बना है, और ये फाइनल यदि क्लियर हो गया कि उस डॉग बाइट जो वुंड है वो रैबिड डॉग का ही है, तो इसमें पूरा जो शेड्यूल है इसका उसको हमारे को फॉलो करना चाहिए। तो 0 डेज, 3 डेज, 7, 14, 28, 60 और 90 डेज, तो ये पोस्ट बाइट रेबीज का वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। साथ में हमने देखा था कि वुंड बना है तो इसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी होगा, तो साथ में हम एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन भी 4 से 5 दिन के लिए देते हैं। साथ में हम नेसिड्स लगाते हैं इसके अंदर, और साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी इसके अंदर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डॉग बाइट वुंड का इलाज करते हैं। अब देखो, घाव के अंदर एक घाव होता है मैगट वुंड या मैगट घाव। मैगट वुंड, तो ये देखो मैगट घाव जो होता है वो कैसे बनता है कि जब शरीर के किसी भाग पर कोई घाव बनेगा तो उस घाव पे क्या आएंगी, मक्खियां आएंगी। यानी कि शरीर पर जब किसी भाग पर घाव बन गया और घाव पे क्या आएगी, मक्खी आएगी, और वो मक्खी क्या होती है, अंडे देगी, और उन अंडों से क्या बनती है, लार्वा, और लार्वा से क्या बन जाते हैं, मैगट। यानी कि शरीर के किसी भाग पर घाव बनने पर वहां पे मक्खियां बैठेगी और मक्खियों के अंडों से मैगट बन जाएंगे। तो इस प्रकार का घाव क्या कहलाता है, मैगट घाव कहलाता है, या मैगट वुंड कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई घाव होता है तो उस घाव के अंदर क्या होगा, पस भी हो सकती है, ब्लड भी हो सकता है, एक्जुडेट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ब्लड के अंदर जैसे ये चीजें इसमें होंगी तो इनकी तरफ क्या होती है, मक्खियां आकर्षित होती है। तो वो मक्खियां आकर्षित होकर उस घाव पे बैठेगी, और घाव पर बैठेगी तो वहां पे वो क्या करती है, अंडे देती है, और उन अंडों से क्या बनती है, लार्वा। तो ये लार्वा जो होती है वहां पे धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद ये लार्वा
किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मैगट के अंदर। यानी कि जैसे ही मक्खियों ने वहां पे अंडे दिए और 1 से 2 दिन के अंदर उस जख्म या घाव के अंदर क्या बन जाते हैं, मैगट बन जाते हैं। और इस प्रकार से बनने वाला जो घाव होता है उसे हम कहते हैं मैगट वुंड या मैगट घाव। अब देखो, मैगट घाव के अंदर हमने कहा था कि मक्खियां किसी वुंड या घाव पे बैठती है तो वहां अंडे देती है और अंडों से लार्वा से फिर मैगट तैयार हो जाता है। तो ये मक्खियां भी 2 प्रकार की होती है। ये मक्खियों की बात करें तो 2 प्रकार की मक्खियां हैं। तो एक प्रकार की जो मक्खी होती है, तो किसी भी घाव पर जैसे ही मक्खी वो आकर्षित होती है तो घाव पे बैठेगी, तो उसके बाद उसमें वहां पे अंडे दिए और अंडों से क्या बन गई, वो लार्वा। और लार्वा से क्या तैयार हो गया, वहां पे 1 से 2 दिन के अंदर ही मैगट तैयार हो गया। अब इस प्रकार के जो मैगट्स होते हैं वो उस घाव के सुपरफिशियल लेयर पर ना रहकर डीपली गहराई के अंदर जाते हैं। डीपली गहराई के अंदर जाकर वहां का जो टिश्यू होता है उसको खाते हैं और वहां पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा घर बना लेते हैं, अर्थात उस घाव के साइज को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो कई बार तो इतने डीप चले जाते हैं तो कोई ना कोई जैसे कैविटी है, मान लो एब्डोमिनल रीजन के अंदर, पेट वाली गुहा के अंदर, वहां पे ऊपर मैगट्स आ गए, वहां पे वुंड हो गया, तो इतनी गहराई तक चले जाते हैं, कई बार वो अंदर कैविटी तक चले जाते हैं, यानी कि पेट की कैविटी के अंदर घुस जाएंगे मैगट। तो उस कंडीशन के अंदर पशु को बचाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि एक प्रकार की मक्खियां जो होती है उनके जो मैगट्स होते हैं वो गहराई तक जाके टिश्यू को ये कंज्यूम करते हैं, खाते हैं उनको, और जिससे ये ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाकर फैलते रहते हैं और कई बार डीपली ये गहराई तक चले जाते हैं और जिसके कारण पशु की मौत भी होती है। लेकिन एक प्रकार की जो मक्खियाँ होती है जिनके अंडों की लार्वा से मैगट बनते हैं, वो जो घाव है उसकी जो ऊपर के जो डेड टिश्यू हैं, सुपरफिशियली डेड टिश्यू अर्थात जो मर्त ऊतक हैं, उन्हीं से अपना काम चलाते हैं, उन्हीं से अपना भोजन के रूप में लेते रहते हैं, वो डीप नहीं जाते। तो डीप नहीं जाएंगे तो ये प्रकार की मक्खियों से बनने वाले जो मैगट होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं, इसका आसानी से इलाज भी हो सकता है। और जो डीपली हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक अपने घर बना के डीपली जाते हैं और कई बार कैविटी को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर पशु की कई बार डेथ होती है। तो ये वाले जो होते हैं वो सिर्फ सुपरफिशियली जो वुंड बना है, ऊपर से जो डेड टिश्यू वगैरह है, ब्लड एक्जुडेट है, उसी से अपना काम चलाते हैं और ये नीचे गहराई तक इसमें नहीं जाते। तो ये 2 प्रकार की मक्खियों से इस प्रकार का मैगट वुंड बनता है। अब देखो, इस मैगट की हम लाइफ साइकिल है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले किसी पशु के कोई घाव हुआ है तो घाव पर वहां पे मक्खी आएगी सबसे पहले, और वो मक्खी क्या देती है, अंडे देती है, और उन अंडों से क्या बनेगी, यहाँ पे लार्वा बनेगी। अंडों से क्या बनेगी, लार्वा, और उस लार्वा से क्या बनते हैं फिर इसमें मैगट। यानी कि लार्वा से मैगट बनने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन के अंदर लार्वा से क्या बन जाएंगे, मैगट। अब ये जो मैगट हैं वहां उस घाव के अंदर जितना भी डेड टिश्यू है उसको अपना भोजन के रूप में काम में लेते हैं, और भोजन के रूप में काम में लेंगे तो इनकी ग्रोथ होती है। यानी कि 6 दिन तक वहां पे मैगट उस घाव के अंदर रहेंगे, वो पूरी ग्रोथ हो जाएगी, और ग्रोथ होने के बाद उस घाव से ये मैगट क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली कहाँ पे आ जाएंगे, ये जमीन पर गिर जाएंगे। तो जमीन पर गिर जाएंगे जो मैगट, जो 6 दिन के अंदर पूरी ग्रोथ से तैयार हो गए थे। उसके बाद जमीन पर जो गिरने वाली स्टेज होती है वो इसकी होती है प्यूपा की। जमीन पर गिरने वाली जो मैगट की स्टेज प्यूपा होती है वो जमीन पे आ गई है, और उसके बाद प्यूपा से ये लगभग 8 से 20 महीने के अंदर, प्यूपा स्टेज से जो जमीन पे गिरी थी स्टेज, प्यूपा से ये 8 से 20 महीने के अंदर मक्खी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस से मक्खी बन जाएगी। और ये जो कंडीशन है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि वो टेम्परेचर इनके अनुकूल होता है
तो इस प्रकार से 8 से 20 महीने के अंदर लगभग मक्खी तैयार हो जाती है। तो एक बार समझते हैं इसको। जैसे मान लो कोई घाव है, उस पे मक्खी बैठेगी, मक्खी वहाँ पे अपने अंडे देगी, अंडों से क्या बनेगी, लार्वा, लार्वा से 1 से 2 दिन में क्या तैयार हो जाएगा, मैगट। और ये मैगट जो होता है, घाव में जितने भी मर्द ऊतक हैं तो उनको ये भोजन के रूप में काम में लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। 6 दिन तक वहाँ पे मैगट रहेंगे और फिर उसके बाद ये मैगट क्या करते हैं, इस बूंद से, इस घाव से बाहर आते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने वाली स्टेज क्या कहलाती है, प्यूपा। और प्यूपा से 8 से 20 महीने के अंदर ये मक्खी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मक्खी तैयार हो जाती है। और ये सारी कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, तापमान पे निर्भर करती है। तापमान अनुकूल होने से इस प्रकार से 8 से 20 महीने में मक्खी से वापस मक्खी तक का जो प्रोसीजर है, लाइफ साइकिल है, इस प्रकार से बनता है। अब हम देखते हैं कि मैगट जो बूंद है इसका इलाज कैसे करते हैं। तो इलाज में हम सबसे पहले देखेंगे कि मान लो कोई बूंद यानी कि घाव बना हुआ है और वहां पे क्या है, मैगट है। तो उस मैगट को सबसे पहले तो हम फोर्सेप की सहायता से जितने मैगट बाहर दिखाई दे रहे हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। मान लो वो मैगट डीपली है, गहराई के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर एक ऑयल आता है, टीटी ऑयल, टर्पंटाइन ऑयल आता है। इसका हम गोज बनाते हैं और गोज को जो गहराई तक मैगट है वहां उसके अंदर क्या है, दबा देते हैं या उस गोज को लगा देते हैं। तो ये टीटी ऑयल क्या काम करता है, टीटी ऑयल की वजह से वो मैगट जो होते हैं वो किलकिलाने लगते हैं और किलकिलाएंगे और साथ में उस भूंड से, उस घाव से बाहर निकल जाएंगे। तो टीटी ऑयल का गोज बनाकर एक दिन के लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट टाइम, अगले दिन हम टीटी ऑयल का गोज दोबारा इसमें नहीं लगाते। और जितने कीड़े बाहर निकल गए उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी मैगट हैं इसके अंदर, और एक क्यूरेटर आता है इसके अंदर, क्यूरेटर की सहायता से अच्छे तरीके से उसको, जो भी डेड टिश्यू है या मैगट्स हैं उनको साफ कर लेंगे। और उसके बाद इसकी जो ड्रेसिंग होती है वो बिल्कुल जैसे हमने ओपन वुंड, खुले घाव के अंदर देखा था, खुले घाव की तरह इसकी हम ड्रेसिंग करते हैं। और वही चीज़ इसके अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको डेली ड्रेसिंग करते रहेंगे। साथ में हम एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन का कोर्स है, नेसिड्स का है और मल्टीविटामिन इंजेक्शंस हैं, वो हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर के तौर पर इसमें लगातार देते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम मैगट बूंद का इलाज करते हैं। दोस्तों, आज हमने बूंद का जो टॉपिक है डिटेल से उसको डिस्कस किया है और इसकी यदि जानकारी या इसका जो डिटेल से डिस्कशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।